हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। देखो आज अब क्या करने वाले हैं, अपन ने लास्ट क्लास लॉज ऑफ मोशन की स्टार्ट कर दी है, जिसमें अपन ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दोनों देख चुके हैं। गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड नियम क्या था? लॉ ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का नियम। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पहले, बात करने से पहले अपन को एक टर्म है हमारी, एक उसको समझना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है आवेग, मीन्स इम्पल्स। इम्पल्स को समझना होगा कि इम्पल्स क्या होती है। कि इसको समझने के लिए अपन को क्या करना है, सिंपल सी कहानी याद रखो आप, कि जब किसी भी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, देखो इससे पहले अपन आगे बात करें, इससे पहले ध्यान दीजिए कि जो अपनी कंटिन्यूसली वीडियो चल रही है, चैप्टर वाइज चैप्टर देखते चलिए इनको। जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, मैं हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके बीच में से मत उठाइए, टॉपिक टू टॉपिक चलिए। फर्स्ट लेक्चर ये है, इसमें सब में लिखे हुए हैं कि जैसे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, और ये शायद आज पार्ट थर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले के दोनों क्या कहते हैं इसको, दोनों वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, पार्ट फर्स्ट और सेकंड के, उनको जाइए, उनको देखिए, देन इसके बाद इसको देखिए, ठीक है। तो सबसे अब हम बात करेंगे इम्पल्स के बारे में कि आवेग क्या होता है। तो आवेग को समझने के लिए देखो ऐसा समझिए कि जब किसी, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर ये कोई फोर्स लगा रहे हैं हम, एफ कोई फोर्स है हमारा एफ। अब इस एफ फोर्स को लगाने के लिए कुछ समय चाहिएगा, कुछ टाइम चाहिएगा, कि कितने टाइम तक इसको लगाया जाता है। मैं मान लेता हूं 0 से t सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, तो हमने ले ली टाइम लिमिट 0 से t सेकेंड तक इस फोर्स को अप्लाई किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर। तो देखिए इम्पल्स यहीं से निकल के आता है। तो इम्पल्स क्या कहेगा कि जो आपका ये टाइम डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा टी जिसको हम कह दें, इस डेल्टा टी और जो फोर्स लगाया है आपने एफ, यानी कि एफ डॉट डेल्टा टी या डी टी का जो डॉट प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, क्या कहलाएगा? इम्पल्स। इसको शो करेंगे जे से। किससे शो करते हैं इसको? जे से शो किया जाता है। तो क्या हुआ इम्पल्स, आवेग क्या हुआ कि किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई बल, कोई फोर्स लगाया जाता है, तो उस बल को जितने समय अंतराल तक लगाते हैं, उस समय अंतराल का और उस बल का जो गुणनफल होगा क्या कहलाएगा? आवेग, यानी कि क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। सिंपल है कि नहीं है? अब हम इम्पल्स के बारे में बात करेंगे कुछ, कि इम्पल्स क्या होता है, कि ये वेक्टर होता है या स्केलर होता है, अपन देख चुके हैं। तो देखो इम्पल्स है, जब अपन फोर्स की बात करें तो फोर्स एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, नहीं होगा, जब भी वो अप्लाई होगा, कि फोर्स क्या होता है? हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में काम करता है। जब तक फिक्स डायरेक्शन में काम नहीं करोगे, फोर्स कोई काम करनी है। तो फिक्स डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या हो गई? ये सदिश राशि। आवेग क्या हो गई? हमारी एक सदिश राशि होती है। सिंपल सी बात है। अब इसकी जो दिशा होगी, कहाँ होगी? फोर्स वाली दिशा में, यानी कि इसकी दिशा क्या होगी? बल के अनुदिश। सिंपल है बच्चा लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन, इसका मात्रक। किसका मात्रक क्या आने वाला? तो देखो मात्रक हमने आपको सिखा रखा है बनाना। तो क्या हो गया? ये फोर्स और टाइम, यानी कि फोर्स के क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। ये क्या हो गया? आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। अब अपन अगर इसकी विमा की बात करें, डायमेंशन, तो देखो अपन ने विमा निकालना भी आपको सिखा रखा है। तो पहले फोर्स की ले लूं और फिर किसकी ले लूं? समय की ले लूं। तो फोर्स की क्या होती है? m1 l1 t-2 इंटू डी टी, यानी कि इंटू t1। तो क्या बन जाएगी बताओ? m1 l1 t-1 इन बड़े ब्रैकेट के अंदर। क्या बन गई इसकी विमा? डायमेंशन m1 l1 क्या हो गई भाई? कि m1 l1 t-1 किसकी विमा हो गई है? हमारे आवेग की। सिंपल सी बात है कि नहीं है? अब देखो आवेग को समझने के लिए अपन एक थोड़ा सा यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उस डायग्राम के थ्रू इस आवेग को, यानी कि इम्पल्स को भी समझेंगे कि आवेग क्या होता है। यहां से हमारी एक थ्योरम निकल के आएगी, एक नई, और उस थ्योरम को भी अपन समझेंगे कि वो थ्योरम क्या होती है।
तो उस थ्योरम का अगर हम नाम लें, थ्योरम का नाम है कि आवेग संवेग प्रमेय, ये हमारी एक नई थ्योरम है। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, देखो हम मान लेते हैं कि ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या कोई ऑब्जेक्ट है। देखिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर देखना ध्यान से। ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, और इस ऑब्जेक्ट पर ये हमारा मैक्सिमम स्थिति तक आ जाएगा, और इस पर हमने कोई फोर्स, ये तो टाइम है यानी कि समय, और ये हमारा फोर्स है, फोर्स F टाइम T। अब हमने क्या किया है, इस बार T1 टाइम पीरियड से T2 टाइम पीरियड तक हमने इस पर क्या किया है, कोई फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, जिसको हम यहां पर ले रहे हैं dt। क्या ले रहे हैं, इसको हम dt ले रहे हैं। तो इस दौरान अपन को इम्पल्स इसमें फाइंड करना है कि इसका जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स क्या निकल के आएगा, ठीक है भाई लोग। तो इम्पल्स अब अपन को निकालना है, तो इम्पल्स कैसे निकालेंगे, तो देखो अपने पास एक इम्पल्स की बात आ गई कि क्या होता है, J इक्वल टू F डॉट dt। सिंपल है, ये अपना क्या होता है, इम्पल्स होता है, यानी कि क्या होता है, आवेग होता है। हो गया J इक्वल टू F डॉट dt। अब हम ये कह रहे हैं कि T1 से T2 समय अंतराल, यानी कि T1 से T2 तक हमने इस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो यहां पर हम टाइम की लिमिट रख देते हैं कि J इक्वल टू F डॉट dt इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2। सिंपल सी बात है। तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, F डॉट dt का क्या हो गया हमारा, T इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट T1 से T2, इसको सोल्व कर दिया, F डॉट क्या आ जाएगा बच्चा लोग, T2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन की क्लास ली थी हमने, उसमें बता दिया था आपको, T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 1। तो J इक्वल टू आ गया हमारे पास F डॉट T2 माइनस T1 आ गया। अब इसको देखो थोड़ा सा और हम अब आगे ले चलते हैं कि अपन ने नेक्स्ट क्लास में, सॉरी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ पढ़ा था, यानी कि यह हम लिख देंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उससे क्या पढ़ा हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि F इक्वल टू क्या होता है भाई, dp अपॉन dt। होता है कि नहीं होता, या हमको मालूम है F इक्वल टू क्या होगा, dp अपॉन dt हो गया। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, dp इक्वल टू F डॉट dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम वही हमारी जो टाइम लिमिट वाली बात है कि हम कह देते हैं कि T1 से T2 समय अंतराल है, टाइम पीरियड है, इसमें जो बॉडी का जो मूवमेंटम है, जो संवेग है, वो क्या मान लेते हैं हम, P1 से P2 होगा। टाइम लिमिट सेट कर देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dp, और इसकी लिमिट क्या चली गई, P1 से P2 इक्वल टू F डॉट dt, टाइम की भी लिमिट रख दो T1 से T2। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, वो P इसको लिख रहा हूं मैं सीधा, डायरेक्ट लिख दूं, P2 माइनस P1 इक्वल टू F डॉट T2 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। नहीं आया, इंटीग्रेशन करना आप पे आना चाहिए। क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, P2 माइनस P1 इक्वल टू, और dt का क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आप देखिए कि क्या आने वाली, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, दोनों को कंपेयर करके देखो कि कैसे आएगा। तो देखो ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इसको मैं लिख सकता हूं। तो देखिए LHS RHS वाली जो बात होती है हमारी, कि ये एक तरह से खत्म हुआ। तो अब अपने पास क्या बचा फाइनल, देखिए कि J इक्वल टू क्या आ जाएगा, J इक्वल टू कि यहां लिख देते हैं J इक्वल टू P2 माइनस P1 आया। ये हमारी क्या हो गई भाई लोग, आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय यानी कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो J इक्वल टू P2 माइनस P1। अब देखो यहां इससे अपन क्या कह सकते हैं, इससे अपन ये कह सकते हैं कि किसी बल पर आवेग जो होता है, उस बल के कारण
उसके संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। अपन कह सकते हैं P2 माइनस P1 संवेग यानी कि मोमेंटम में चेंज है, तो यानी क्या कहेंगे कि द इम्पल्स इज द इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, सिंपल है, और दैट इज कॉल्ड मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम, आवेग संवेग प्रमेय। तो समझ रहे नहीं समझ रहे बच्चा लोग, तो जे क्वेश्चन क्या आ गया P2 माइनस P1। अब हम कहें कि हमने भाई इसके बारे में बात क्यों करी, हमने इसके बारे में बात इसलिए करी भाई लोग कि जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर अपन को इन चीजों की क्या होने वाली है, नीड होने वाली है। तो अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम क्या होता है, इस बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करके देना है। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तृतीय नियम। अब जो हमारा गति का तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम किस बारे में होता है, इसका नाम क्या दे रखा है हमने, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब इसको हम कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, इसको हम ये भी कह सकते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। तो ये किस प्रकार से काम करता है, तो देखो इस पर काम करने को इसको ऐसे समझिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा ए, ये हमारा क्या कोई ऑब्जेक्ट है ए। अब इस ऑब्जेक्ट ए पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और ये किस पर, ये किसी बॉडी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है बी, इस पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन, ए बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी से हम कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर फोर्स अप्लाई करता है तो उतना ही सेम फोर्स उसी ऑब्जेक्ट पर फिर से अप्लाई होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है उसकी, अपोजिट हो जाती है। तो देखो इसको ऐसे समझो, ए ने अप्लाई किया बी पर तो ये हो गया एक्शन, फिर बी ने अप्लाई किया ए पर, ये हो गया रिएक्शन, कि जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स वापस से हम पर लगा, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसको आप ढंग से देखिए कि क्या कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है, कोई बल लगाया जाता है, तो उस वस्तु के द्वारा उतना ही बल, सेम मैग्नीट्यूड, उतने ही परिमाण का बल पुनः लगाया जाता, उतने ही परिमाण का बल उस दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत। जैसे इसको ऐसे समझो, ये हमारा हाथ है, ठीक है, अब इस पर मैं ये फोर्स लगा रहा हूं, इससे ये फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स मैं इस पर लगा रहा हूं उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है इस पर, लेकिन ये इधर से लगा रहा है और ये इधर से लगा रहा है, तो ये क्या हो गया, अपोजिट साइड। तो यहां से दो फोर्स निकल के आते हैं, एक तो अपन कह सकते हैं F12 फोर्स, और एक अपन कह सकते हैं जिस पर हम बात कर चुके हैं F21 फोर्स। तो F12 फोर्स क्या होता है कि F12 फोर्स मीन्स F1 की फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, और F21 क्या होगा, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। समझ रहे हो बात को कि F12 क्या हुआ भाई लोग, कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी यानी कि पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट, दूसरे बॉडी के कारण लगने वाला बल। F12 क्या हो गया कि पहली ऑब्जेक्ट, पहली वस्तु पर लगने वाला बल दूसरे के कारण, F21 क्या हो गया, दूसरी बॉडी पर लगने वाला पहले के कारण फोर्स। तो ये आपका क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन फोर्स। दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। हमने बताया अभी कैसे, क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू F21 इन माइनस, यानी कि दीज फोर्स आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, यानी कि डिफरेंट इन डायरेक्शन, इसलिए दैट्स व्हाई यूज द साइन ऑफ माइनस।
माइनस का हमने इसको क्या लिया, यूज में लिया। अब अपन क्या करें, अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कई सारे जो एग्जाम्पल है कि जो अपने डेली लाइफ में यूज में आने वाले हैं, उन एग्जाम्पलों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखो, ये दीवार है, ये इस पर मैं ये देखो फोर्स लगा रहा हूं फोर्स, ये लगाया गया। अब ये दीवार भी क्या कर रही है, इस हाथ पर क्या कर रही है, उल्टा फोर्स लगा रही है। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक सिंपल सी बात ये देखिए, जैसे कि अभी हम खड़े हैं, अब हम क्या करें, यहां से इस सामने वाली वॉल पर या बगल वाली वॉल पर, दीवार पर एक गेंद हम थ्रो करते हैं, तो गेंद थ्रो होकर सीधा अपने हाथों में आएगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि गेंद ने क्या किया, दीवार पर बल लगाया और दीवार ने वापस गेंद पर बल लगाया। ये ऐसा होता है कि अपन कई बार बॉल फेंक देते हैं और अपन तेज फेंक देते हैं, तो जितना तेज आप फेंकोगे वापस बॉल उतनी तेज जाएगी। कई बार बॉल हाथों की बजाय ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि अपन तेज फेंक देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन उस हिसाब से फेंकते हैं कि बॉल अपने हाथों में आए, तो अपन जितनी फोर्स के साथ फेंकते हैं उतनी फोर्स के साथ वापस आती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो जो आजकल बहुत चलता है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्रिकेट का एग्जाम्पल लो, बहुत प्यारा होता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। अब कैसे होगा कि इसको कैसे समझें, जैसे कि आप देखिए कि एक फास्ट बॉलर होता है, फास्ट बॉलर अपन ले लेते हैं ब्रेटली ने बॉल कराई वीरेंद्र सहवाग को। ये वीरेंद्र सहवाग तैयार है खेलने के लिए और सामने से कौन आ रहा है, ब्रेटली आ रहा है। ब्रेटली ने फेंकी भाई साहब 150 की स्पीड से बॉल, तो 150 की स्पीड से बॉल बोली और ये सहवाग ने मिला के शॉट, छक्का मारा कि नहीं मारा? ऐसा क्यों हुआ? ब्रेटली जितनी स्पीड से आया और उसने जितनी स्पीड से बॉल फेंकी, तो जैसे बॉल स्पीड से, हम कह रहे हैं 150 की स्पीड से, तो बल्ले से बॉल लगी, बॉल आई, ये बल्ले पर आकर टकराई, तुरंत उतनी स्पीड से क्या हो गई, वापस चली गई। आप कभी भी देखना, अपन जानते हैं कि जो अपने फास्ट बॉलर होते हैं उन पर ज्यादा रन पड़ते हैं बजाय स्लोअर बॉलर यानी कि स्पिनर की। पड़ते हैं नहीं पड़ते? कारण क्या होता है, क्योंकि फास्ट बॉलर की जो बॉल होती है वो आती है स्पीड से, तो स्पीड से आने के कारण वो बल्ले से भी क्या जाती है, स्पीड से जाती है। यानी कि जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स सामने वाला आप पर लगाएगा। आप किसी में एक चांटा मार दो, वो भी चांटा मारेगा। अब ये मत कहना सर क्या पता उसके बस की हो या नहीं, वो बात अलग है, लेकिन वो भी चांटा लगाएगा नहीं लगाएगा। तो एक्शन और ये रिएक्शन, ये आपका क्या हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और अपनी डेली रूटीन लाइफ में जो जो एग्जांपल्स यूज में आते हैं उनको भी देख सकते हो। कैसे अपन बोट चलाते हैं, तो बोट चलाते हैं तो आपने देखा होगा बोट वाला क्या करता है, जो नाव चलाने वाला जो होता है वो क्या करता है, पानी को ऐसे पीछे की तरफ फेंकता है, नहीं फेंकता है? तो क्यों? क्योंकि जब पानी को पीछे वो फेंक रहा है, यानी कि बोट पानी को पीछे फेंक रही है एक तरह से, क्योंकि पानी के टच में कौन होते हैं, बोट होती है। तो वो पानी को जब पीछे की तरफ फेंक रहा है उसको कहते हैं पैडल। उस पैडल से पीछे की तरफ फेंकता है तो पानी क्या कर रहा है, नाव को आगे की तरफ फेंकती है। चलो अभी आप देख रहे हो, जैसे कि अभी आप अपनी वीडियो देख रहे हो, तो अब क्या करो, आप एक काम करो, खड़े होकर जैसे ही अपन चलते हैं तो चलते हुए क्या करना है, पैरों को गौर से देखो, जम पैर क्या कर रहे हैं, ये अपन ये चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यूं पैरों से धक्का लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, जमीन को क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ धक्का लगा रहे हैं। और पीछे की तरफ अपन जब धक्का लगा रहे हैं तो जमीन आपको आगे की तरफ धक्का लगा रही है। आपको सर ये तो आगे चल रहा है, वो पीछे भी तो चलते हैं, तो पीछे चलो, ये देखो ये हम आगे गए, ये हम पीछे आ गए, ये देखो आगे पीछे। अब पीछे आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जमीन को हम आगे धक्का दे रहे हैं और जमीन आपको क्या कर रही है, पीछे की ओर धक्का लगा रही है। तो ये सारे अपने जो नियम एग्जाम्पल्स हैं किसके, एक्शन रिएक्शन के। जैसे एक एग्जाम्पल हो रहा है, अपन पानी में तैरते हैं, तो पानी में कैसे तैरते हैं, ये हाथों को यूं करते हैं कि नहीं करते, यानी कि पानी को ऐसे धक्का दे रहे हैं, अपन धक्का दे रहे हैं पानी से यूं साइड में, यूं ही तो करते हैं साइड में तैरते हुए, तो क्या करता है पानी हमको आगे धक्का दे देता है। स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग को दबाओ, अब स्प्रिंग को दबा दी, छोटी सी हो गई, जैसे ही छोड़ोगे वापस फोर्स लगाएगी। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने बच्चा लोग, ये सारे एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को ढंग से लर्न कीजिए और लर्न करने के बाद इनको अपने जो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए इसको समझिए और आराम से एक्शन रिएक्शन फोर्स कंप्लीट होगा। तो देखो न्यूटन्स के जितने भी मोशन के लॉ हैं, इन सब लॉ को अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखिए। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, तो जो अपनी फिजिक्स है, फिजिक्स अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हर काम, लगभग काम के अंदर फिजिक्स आती है और कोई ना कोई उसके अंदर फिजिक्स का नियम घुसा हुआ है, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे सब चीज उसमें फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अपने तीनों लॉ हो गए मोशन के।
फर्स्ट था अपना कौन सा, पहला लॉ था अपना किसका, लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ था अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सेकंड लॉ है अपना एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो अपने तीनों लॉ जो गति के 3 नियम है, तीनों नियम अपने कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए अब अपन नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, एक अपना एक छोटा सा लॉ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, इसके बारे में क्या करने वाले हैं भाई, बात करने वाले हैं। तो ये क्या होता है अपन इसको देखेंगे कि ये क्या कहते हैं इसको, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कि क्या होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखो इसको समझने के लिए अपन देखते हैं, अपन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था, उसके अंदर अपन ने बातचीत की थी किसके बारे में, मोमेंटम यानी कि संवेग के बारे में। क्या था संवेग, पी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एम बी। बात की थी हमने इसके बारे में कि पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम बी होता है, यानी कि क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, क्या कहलाएगा, आपका संवेग कहलाता है। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और क्या कहा था, ये वेक्टर होता है या स्केलर होता है, ये हमारी सदिश राशि होती है यानी कि वेक्टर होती है, बात की थी इसके बारे में। अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें, मात्रक क्या है, एम यानी मास यानी कि केजी, वी वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकेंड। फिर अगर अपन इसकी डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगी, m1 l1 t-1। तो देखो ये अब ये अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो ये चीजें मैं कैसे लिख रहा हूँ, पुरानी वाली वीडियोज में जाइए, वहां पता लगेगी कि किसी भी का मात्रक किस प्रकार से लिखते हैं, डायमेंशन यानी कि विमा किस प्रकार से लिखी जाती है, और सदिश या अदिश किस प्रकार से पता लगे। वेक्टर वाली जो अपनी बात है, तो वेक्टर वाली बात, जो वेक्टर वाली वीडियो उनको देखना, ठीक है। तो अब इसमें रेखीय संवेग संरक्षण नियम का पालन कैसे होगा, इस चीज को अपन को देखना है। तो अपन जानते हैं कि हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसने क्या कहा था, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है यानी कि बल है, प्रोपोर्शनल होता है उसके मोमेंटम में चेंज रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है बच्चा लोग, समानुपाती होता है। फिर समानुपाती का हम साइन हटाते हैं तो F इक्वल्स टू के डॉट डी पी अपॉन डी टी आता है। के क्या है, एक कांस्टेंट है, अचर राशि है। तो अब अपन को इससे क्या करना है, कंजर्वेशन लॉ कैसे निकाल के देना है। तो देखो क्या करें, अपन मान लेते हैं के की वैल्यू क्या होती है, मान लेते हैं, लेट अज्यूम दैट टेक के इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं हम, 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। अब देखो के को 1 क्यों माना है, अपन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर देखी थी ये चीज, तो वहां से पता लगेगी आपको ये बात, ठीक है। तो क्या आ गया, एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। तो एफ टी की वैल्यू रखेंगे हम डी वाई डी टी ऑफ एम डी, रखा का नहीं रखा। अब देखो यहां से वही एम कांस्टेंट है, वी क्या है अपना चेंज हो जाता है, एम क्या है अपना कांस्टेंट और बी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको देख लेंगे। अब ये कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ क्या होता है अपना, कि अपन ने जैसे कि बताया था अपना कंजर्व रहती हैं चीजें, यानी कि जैसी है संरक्षण, अपन ने नियम बताया था कंजर्वेशन का, कि कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कंजर्वेशन, किसी का भी कंजर्वेशन अगर आप निकाले, किसी का भी संरक्षण का नियम निकालते तो उसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, यानी जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू क्या रहनी चाहिए, बाद में रहनी चाहिए। सिंपल है। तो अपन संवेग संरक्षण का नियम देख रहे हैं, तो देखो एफ इक्वल टू ये आ गया अपने पास। अब अगर अपन इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम डॉट डी वी अपॉन डी टी, और एफ इक्वल टू क्या आ गया, एम ए। ये अपन निकाल चुके हैं था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। इस चीज को अपन ने देख लिया था वहीं, कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। इस चीज को अपन देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर कंजर्व वाली जो बात है अपन की, उस चीज को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखो जो हमारी इक्वेशन आई है, एफ इक्वल टू क्या है बच्चा लोग, डी पी अपॉन डी टी, कि एफ इक्वल टू
dp अपॉन dt। अब हम मानते हैं कि लेट assume that there will be no force, no external force, यानी कि यहां पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये F इक्वल टू क्या आ गया 0 मान लेते हैं। तो देखो F इक्वल टू यहाँ 0 पुट करो तो F इक्वल यानी कि dp अपॉन dt इक्वल टू 0, dp अपॉन dt डिफरेंशिएशन है, p इक्वल टू क्या आ गया कांस्टेंट, p इक्वल टू कांस्टेंट आया कि नहीं आया। यानी कि अब क्या निकला, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य बल का मान अगर 0 है तो उस वस्तु, उस ऑब्जेक्ट का जो संवेग होगा वो कैसा रहेगा, संरक्षित रहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को। अब देखो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें कि ये हमारा हमने क्या किया कि ये एक बॉडी के लिए किया, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, इधर उसको नहीं हटा रहे हैं। तो देखिए एक बॉडी के लिए अगर मान लेते हैं इसको हम 2 या 3 या 4 बॉडी के लिए अगर अपन इसको करें तो अपन इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि कई प्रकार के ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने एक का लिया तो अगर इनको अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ले तो ये क्या आ जाएगा, देखो कि m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस डॉट 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 mn इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आया कि नहीं है भाई लोग, क्यों आया, क्योंकि देख इधर आ रहा था ये एम बी एक के लिए था अलग। अब मैं एक के लिए को अगर कंजर्व आ गया तो 2 के लिए लो, 6 के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए, क्या फर्क करने वाला है, कितनों के लिए भी ले लो। इस प्रकार से इसको अपन ले सकते हैं। तो देखो इसको अब क्या लिख दो कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn इक्वल टू क्या कांस्टेंट, यानी कि कितने भी ऑब्जेक्ट हो उन सभी ऑब्जेक्ट के लिए अपना जो मूवमेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज भी कंजर्व्ड, हमेशा क्या रहने वाला भाई, संरक्षित रहने वाला है। तो देखिए आज हमने लॉज ऑफ लॉ ऑफ थर्ड मोशन पढ़ा, गति का तीसरा नियम, एक हमने इम्पल्स पढ़ा, दूसरा हमने मोमेंटम कंजर्व्ड लॉ पढ़ा। ये 3 बातें हमने आज पढ़ी हैं। तो इन तीनों बातों को देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए लॉज ऑफ मोशन के 3 अपने लॉ हो चुके हैं कंप्लीट, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। अपन एक वीडियो में न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई समस्या है तो उनको देखिए और डाउट सॉल्व कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।